आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। यह वीडियो आपका जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का मेंस का पेपर 2 का लैंग्वेज पेपर जो है खोटा है, उसी का क्लास है। क्लास नंबर 2 है और क्लास नंबर 1 में हम लोग खोटा व्याकरण का आधा भाग पढ़ चुके थे और आज हम लोग बचा खुचा आधा भाग जो है वो भी ख़त्म। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और ये खोटा का कोई डेमो क्लास नहीं है, पूरा का पूरा कंप्लीट खोटा जो है हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पढ़ाएंगे और नोट्स जो है वो भी आप लोग को टेलीग्राम में निःशुल्क दे दिया जाएगा। मेरा नोट्स बहुत ही शॉर्ट प्रकार का होता है, मतलब कि यहाँ पे बहुत हम लोग डीप या फिर अननेसेसरी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है और मेरे पास भी समय कम है और इसी लिमिटेड टाइम में आपको बेस्ट परफॉर्म करके आना भी है। तो मेरा पैटर्न यही रहेगा, जिस तरह से हम लोग सीएनटी एसपीटी को पढ़े थे। सीएनटी और एसपीटी जो कि बहुत बड़ा सेक्शन और बहुत टफ टॉपिक होता है जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, उसको हम लोग 3 वीडियोज़ में कवर किए थे, जिसमें से आपका 4 टोटल अगर जोड़ दे तो 4 घंटे का वीडियो था और नोट्स जो है वो भी काफ़ी शॉर्ट रखा गया था और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आपको आराम से वहाँ से देखने को मिले हैं। तो जिनको मेरे पे फेथ है वो लोग भरोसा बनाए रखें, उन लोग का भरोसा नहीं टूटेगा। ये शॉर्ट टाइप का नोट्स में ही आपका काम जो है हो जाएगा, मतलब इस नोट्स से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर उसके बावजूद भी आपको फेथ कम हो पा रहा है तो आप लोग मार्केट में जो बुक है BN होदार सर की और गजाधर महतो सर की, तो उन बुक्स को परचेज करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाला जाए। और मैं जेपीएससी क्वालिफाइड हूँ, मेरा जेपीएससी 7 जेपीएससी में 110 रैंक आया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा बहुत भरोसा हम पे कर सकते हैं, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन ये सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्रिया से स्टार्ट करते हैं। तो क्रिया का आप लोग हिंदी में क्या डेफिनेशन पढ़े होंगे? तो जिन शब्द से किसी काम के होने या फिर करने का बोध होता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो सेम उसी चीज़ को लिखना है, बस खोटा में थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखना है। जैसे कि वहाँ पे हम लोग पढ़े थे जिस शब्द से, तो यहाँ पे क्या होगा, जिस के जगह क्या होगा, जोन। तो जोन शब्द से, आप लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखे तो पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा। तो जोन शब्द से मतलब जिस शब्द से, तो शब्द को यहाँ पे शब्द लिखते हैं और तो जिस को यहाँ पे हम लोग जोन लिखते हैं खोटा में। तो जिस शब्द से कोनो काम हैवेक या फिर होवेक, ये भी लिख सकते हैं आप, होवेक किसी काम के होने का, या के जगह हम लोग या लिख सकते हैं या फिर बा लिख सकते हैं। काम के होने का या फिर करेक बोध है वह है, मतलब करने का बोध है वह है या फिर होवे है, जो भी आपको अच्छा लगे। वो क्रिया कहा है, मतलब वो शब्द जो है क्रिया कहलाता है। जैसे कि जैसे, तो यहाँ पे जैसे ना लिख के जैसे लिखते हैं। वो खा हिक, मतलब वो खाना, वो खाता है। तो काम का काम क्या है यहाँ पर, खाना, तो ये हो रहा है। राम जाए रहल है, राम जाता है, तो राम जाए रहल है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जाना, जा रहा है वो। हिया खा, तो यहाँ पे इस दोनों सेंटेंस में, तो इन दोनों सेंटेंस को क्या लिखेंगे, हिया मतलब यहाँ, खा कोमा जाए, तो जाए ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो खोटा वाला है ये है। तो जाए जो है ये क्या है, क्रिया है। क्रिया के रूप क्या होते हैं, तो क्रिया के 2 रूप है, मूल क्रिया और सहायक क्रिया। तो वाक्य में, मतलब वाक्य में मुख्य रूप से, तो वहाँ पे हम लोग हिंदी में मुख्य लिखते हैं, यहाँ पे मुख्य ना लिख के मुख्य लिखते हैं। तो मुख्य रूप से क्रिया 2 रकम के पावल जा है, मतलब वाक्य में क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार के, रकम मतलब प्रकार, 2 प्रकार के पावल जा है मतलब पाया जाता है या फिर होता है। तो क्या क्या है, तो पहला है मूल क्रिया और दूसरा क्या है, सहायक क्रिया। अब है हम लोग मूल क्रिया को पढ़ना है। तो मूल क्रिया का डेफिनेशन देखिए, तो मूल क्रिया भाषा में, मूल क्रिया जो है वो लैंग्वेज में, भाषा में रूढ़ शब्द नियर है, मतलब रूढ़ शब्द की तरह है। रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है, तो ये एक बेसिक शब्द होता है जिससे आप उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके अनेक शब्द बनाए जाते हैं।
जैसे पढ़, लिख, खा, जा, आ, ये सब मूल धातु है। और एकर में मूल क्रिया का रूप जाने खातिर और इन चीज़ों में मूल क्रिया का रूप क्या है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं, और हम लोग भविष्य काल में भी लिख सकते हैं इन चीज़ों को। तो इनका मूल क्रिया का रूप जानने के लिए इसमें क्या किया जाता है, एक प्रत्यय जोड़ल जा है, मतलब एक इसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो जो धातु है, मूल धातु है, मतलब ये सब लिख, खा, जा, आ, तो इसमें इसको पास्ट टेंस में भी लिखा जा सकता है, प्रेजेंट में भी लिखा जा सकता है, और फ्यूचर में भी। तो यही कहा गया है कि इनमें मूल क्रिया का रूप जानने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। जैसे पढ़ जोड़ एक, पढ़ेक, लिख जोड़ एक, लिखेक, जा जोड़ एक, जाएक, आ जोड़ वेक, आवेक। तो ये आपका मूल क्रिया हो गया, और आपको इतना ही याद भी रखना है। अब ज़्यादा आपको इसमें समझने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको हिंदी में समझ लीजिए और इसको याद कर जाइए, क्योंकि 7 मार्क्स में आप बहुत अगर लिखने चालू कर दिए तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो छूट जाएगा। फिर नेक्स्ट है सहायक क्रिया। तो मूल क्रिया के मदद करें, मतलब कि मूल क्रिया के मदद करने के लिए जोन क्रिया के लगावल जाए, मतलब मूल क्रिया को मदद करने के लिए, मतलब मूल क्रिया को सपोर्ट करने के लिए जिस क्रिया का उपयोग किया जाता है वह सहायक क्रिया कहा है, मतलब कहा जाता है। जैसे हे, ही, हो, हिक। जैसे कि राम खाए, हिक, मतलब राम खाना खाता है, राम खाता है, या फिर खाए, हे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है काल। तो काल आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि जैसे समय का बोध हो, तो क्रिया के मध्य में, मतलब क्रिया के बीच में जोन समय के बोध हुए, मतलब क्रिया, एक सेकंड, क्रिया के बीच में बोल रहे, मध्य में मतलब हुआ माध्यम से। तो क्रिया के माध्यम से जिस समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसी को हम लोग खोटा में कैसे लिखेंगे, तो क्रिया के माध्यम से, तो क्रिया के ये मिल के बन जाएगा क्रियाक, माध्यम से, तो माध्यम से हो जाएगा माध्यमे। जोन शब्द के बोध, जोन समय के बोध है वह, मतलब जिस समय का बोध होता है वो काल कहता है, मतलब काल कहा जाता है उसके। और इसका आपका 3 भेद है, तो लिखेंगे काले के 3 गो भेद है, मतलब काल का 3 भेद होता है। पहला नंबर है टटका पहर, जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान को टटका कहते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। भूतकाल, तो ये आपको याद रह जाएगा बीतल पहर, ये तो आपको याद रहेगा, बीता हुआ मतलब बीतल, वही को भूत कहते हैं। और भविष्यत काल, आने वाला, तो इसको सीधा लिखा गया है आवेक पहर। काल को यहाँ पे लिखा गया है पहर, और भविष्यत काल को आवेक पहर, भूतकाल को बीतल पहर, और वर्तमान को आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। वर्तमान का होता है टटका, तो टटका पहर। तो टटका पहर का डेफिनेशन क्या होगा, क्रियाक जोन समय घटित होवे है वो टटका पहर कहा है। मतलब जो क्रिया है, मतलब कि जो काम है, क्रिया का मतलब हुआ काम, काम जो है जिस समय घटित हो रहा है, मतलब जोन समय घटित हवे है वो टटका पहर कहा है। मतलब जिस समय में वो घटित होता है उसको हम लोग टटका पहर कहते हैं। जैसे कि ऊ खा है, मतलब वो खाता है, खा रहा, खाता है, तो ऊ खा है, ये क्या हो गया आपका टटका पहर हो गया। अब टटका पहर एक 3 गो भेद है, इसका आपका 3 भेद है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगर जिस प्रकार से आपके पास समय रहेगा और आपका पेज रहेगा उस प्रकार से आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप इन चीज़ों को फिर पूरा डिटेल में लिखना चालू कर दें। अगर आपके पास समय कम है तो आप सिर्फ इनका नाम लिख दीजिएगा, बस नाम और एक एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, यहाँ से ही काम हो जाएगा। लेकिन मेन जो है कि टटका पहर, बीतल पहर और आवक पहर, ये तीनों का डेफिनेशन होना चाहिए। और टटका पहर का सब इनका जो बाद में डिवाइड किया गया है उसका खाली नाम और एग्जाम्पल भी दे देंगे तो आपका चलेगा। लेकिन अगर समय है आपके पास तो आप बिल्कुल पूरा पूरा लिख दें। तो समायीन वर्तमान, टटका पहर का 3 भेद है, जिसमें पहला है समायीन वर्तमान, दूसरा है आपका चल चलित वर्तमान, और अगला है संदिग्ध वर्तमान। ये सभी इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके इसको भी हम लोग देखते हैं। तो सामान्य वर्तमान, तो ये सामान्य वर्तमान है, वर्तमान को वर्तमान या फिर पहर भी लिख सकते हैं, और सामान्य को समायीन, सामायीन। तो जोन क्रिया के रूप में
रूप से ई पता चले है कि क्रिया टटका पहरे हवे है और भाव फुरछा है। मतलब क्रिया जोन क्रिया रूप से, मतलब जिस क्रिया के जिस रूप से ई पता चले है, मतलब ये पता चलता है कि क्रिया जो है, मतलब कार्य जो है टटका पहरे हवे है, मतलब कार्य जो है वर्तमान में हो रहा है। तो हवेक भाव फुरछा है, मतलब कि भाव भी आपका अगर क्लियर हो रहा है कि हाँ ये काम जो है वर्तमान में हो रहा है, तो ऊ सामान्य वर्तमान काल कहा है। तो उसको हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ऊ खा है, तो इससे लग रहा है कि वो अभी खा रहा है, तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल में आता है। फिर से इसको पढ़ते हैं। जोन क्रिया रूप से, मतलब जिस क्रिया के रूप से ई पता चले है, मतलब ये पता चलता है कि क्रिया टटका पहरे हैवे भाव फुरछा है, मतलब क्रिया का ये आपका हैवे नहीं होगा, हैवेक होगा, ठीक है। अभी के पहर में होने का भाव जो है कम क्लियर हो रहा है, तो ऊ सामान्य वर्तमान काल कहा है, जैसे ऊ खा है। अब नेक्स्ट आपका है चल चलित वर्तमान काल, मतलब ये अभी चल रहा है। तो जोन क्रिया मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी कंटिन्यूअस है। तो जोन क्रिया के रूप से ई पता चले है कि काम शुरू हैल है, मतलब काम जो है वो शुरू हो गया है, काम शुरू हैल है। आर चल रहा है, काम जो है अभी चल रहा है। एखन पूरल ना है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट को खोटा में बोलते हैं पूरल, मतलब पूरा गया। तो पूरल ना है वो चल चलित वर्तमान काल कहा है। जैसे हम पढ़ रहल ही, मतलब हम पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं मतलब कि पढ़ना मेरा जो काम है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, अभी भी हम पढ़ रहे हैं और आने वाला समय में भी कुछ देर हम पढ़ेंगे, मतलब कि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल हिंदी जैसा ही है आपका। नेक्स्ट आपका है संदिग्ध वर्तमान। तो जोन क्रिया रूप से टटका पहरे या चलचलित पहरे काम हैवेक शंका है, मतलब कि जो सामान्य वर्तमान है, मतलब कि टटका पहर में, मतलब वर्तमान काल में, या फिर चलचलित पहरे, मतलब अभी जो पढ़े कि ये स्टार्ट हो चुका है काम, अभी चल रहा है और अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसमें अगर संदिग्ध है, मतलब इसमें अगर शंका है, तो शंका को हम लोग डाउट कहते हैं। तो शंका है तो इसको हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहा है। जैसे राम आवेत हैवत, राम आता होगा। तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राम आ भी सकता है या फिर नहीं भी, तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान में चला जाएगा। राम अवैत हैवत, मतलब राम आता होगा। हेवत का मतलब हुआ होगा। अगला है आपका बीतल पहर। तो हम लोग टटका पहर देख लिए वर्तमान काल, अब है आपका बीतल पहर मतलब भूतकाल। तो क्रिया जे बीतल समय के बोध करवे है, मतलब कि क्रिया, मतलब जो क्रिया है जे बीतल समय के बोध करवा है, मतलब कि जो बीता हुआ समय का बोध करवाता है। तो करवाता है को हम लोग यहाँ लिखेंगे करवे है। वो बीतल पहर कहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीतल पहर। तो बीतल पहर एक 6 गो भेद है जे इनियर है। तो बीतल पहर का 6 भेद होता है जो निम्नलिखित है, जो इस प्रकार से है। जे ई नियर है, नियर का मतलब हुआ इस प्रकार है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि बीतल पहर का डेफिनेशन आपको याद रखना है, उसका एग्जाम्पल याद रखना है, और उसके जितने प्रकार है प्रकार का आपको नाम याद रखना है और नाम का एक एग्जाम्पल भी याद रखना है। तो आप इस बॉडी पार्ट को एग्ज़ाम में मत लिखिएगा, क्योंकि इसके पहले आपका सामान्य वर्तमान में, मतलब टटका पहर में 3 भेद हो गए, इधर पे भी आपका 6 भेद हो गए। तो इस तरह से आप लिखिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम किल हो जाएगा और फिर आप अच्छा से दूसरा क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यही गलती मेरे साथ 7th JPSC में हुआ था, जिसके वजह से सारा क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ आने के बावजूद भी मेरा नंबर जो है 96 में जाके रुक गया। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है मेरा ख़राब हो गया था जानने के बावजूद भी। तो वो गलती आप नहीं दोहराना है आपको। तो ये सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल क्या है, इसको पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन आप लोग याद भी रख लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में कोशिश करिएगा नहीं लिखने का, सिर्फ आप नाम और इसका एग्जाम्पल।
जौन क्रिया से बीतल पहरे सामान्य रूप से सिराइल कर बोध है। तो ये वाला वैसा ही हो गया जैसे आपका सामान्य वर्तमान, ये वाला कि जिससे काम के टटका पहर में मतलब वर्तमान में होने का बोध होता हो, मतलब क्लियर होता हो, उसी को हम लोग सामान्य वर्तमान कहते हैं। तो सेम यहाँ पे सामान्य भूतकाल, जिससे ये इस बात की क्लैरिटी हो कि हाँ ये काम जो है खत्म हो चुका है। तो जौन क्रिया से बीतल पहरे सामान्य रूप से सिराइल कर बोध है वह, सिराइल मतलब कंप्लीट होना, तो सिराइल का बोध होता है वो सामान्य भूतकाल कहा है। जैसे कि राम आइल मतलब राम आया, मतलब आ चुका है वो। सोहन, उसके बाद है सोहन किताब पढ़ल, मतलब सोहन ने किताब पढ़ी, तो ये भी काम कंप्लीट हो चुका है, इससे क्लियर हो रहा है इस सेंटेंस से। तो ये आपका सामान्य भूतकाल है। फिर है आसन भूत, तो क्रिया जौन रूप से मतलब क्रिया के जिस रूप से ई पता चले है, मतलब ये पता चलता है कि काम अखने सिरायल है, मतलब काम जो है अभी अभी ख़त्म हुआ है, जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है, वो आसन भूतकाल कहा है। जैसे राम किताब पढ़ल है, मतलब राम ने किताब पढ़ी है, तो पढ़ी है मतलब अभी जस्ट पढ़ा है। फिर नेक्स्ट है आपका पूर्ण भूत, तो क्रिया जौन रूप से मतलब क्रिया के जिस रूप से ई पता चले है कि मतलब ये पता चलता है कि काम ढेर पहले सिराइल है, मतलब काम जो है काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो चुका है, वो पूर्ण भूतकाल कहा है, मतलब कम्प्लीटली कंप्लीट, तो वो पूर्ण भूतकाल कहा है। जैसे राम रांची गेल रहे, मतलब राम रांची गया था, कब गया था, हो सकता है 5 दिन पहले गया था, तो वो बहुत पहले ही जा चुका था, तो इससे क्लियर हो रहा है ये पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल, मतलब डाउटफुल वाला, तो जौन क्रिया से या फिर क्रिया के जौन रूप से, इस लाइन से ज़्यादा अच्छा आपका ये लाइन है क्रिया के जौन रूप से, तो वही लिखिए क्रिया के जौन रूप से, मतलब क्रिया के जिस रूप से बीतल पहर में काम हैवेक शक मतलब क्या होता है डाउट, काम के होने का शक हो, मतलब काम हैवेक मतलब काम होने का शक हैवे है, मतलब शक हो रहा हो, वो संदिग्ध भूतकाल कहा है। जैसे तो गेल हैवे मतलब तुम जो है गया होगा, तो तुम गया होगा इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि तुम गया था या फिर नहीं गया था, तो ये संदिग्ध भूतकाल में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका अपूर्ण भूतकाल, और अपूर्ण में देखिए जैसे ये नाम ही कंप्लीट है, अपूर्ण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अपूर्ण ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इस टाइप से अपूर्ण भूतकाल, या फिर ये भी लिख दीजिएगा तो आपका गलत नहीं होने वाला है। देखिए यही सब बेनिफिट है खोटा का, क्योंकि मानकीकरण हुआ नहीं है, तो आप ये लिखिए तो सही, ये लिखिए तो भी सही, मतलब आपका गलत जो है वो नहीं होने वाला है। अब है इसमें तो जौन क्रिया रूप से या फिर क्रिया, यहाँ पे जौन क्रिया के रूप से ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, क्रिया जौन रूप से ई पता चले है कि बीतल पहरे काम तो शुरू हेल, मतलब काम तो शुरू हो गया है बीता पहर में, मतलब भूतकाल से ही, मगुर मगर का लिखते हैं मगुर, या फिर लेकिन को भी यहाँ पे लिखते हैं मगुर, सिराइल कर बोध नाय हवे है, मतलब सिराइल मतलब हुआ खत्म, तो खत्म होने का बोध नहीं होता है, नहीं को यहाँ पे नाय, ये भी आप लिख सकते हैं, नाय हवे है, उ अपूर्ण भूतकाल कहा है, तो उसको हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहल हल, मतलब राम जो है पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था, अब ये कंप्लीट वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो क्लियर नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट, और इसमें लास्ट क्या है कि हेतु मध भूतकाल, मतलब वही है संदिग्ध, तो संदिग्ध से ज़्यादा अच्छा शब्द है आपका हेतु मध, ये शब्द आप याद कर लीजिए अलग से, जहाँ पे भी संदिग्ध आपको लिखना हो आप संदिग्ध मत लिखिए, आप हेतु मद लिखिए। इसके पहले भी जैसे हम लोग संदिग्ध पढ़े थे, संदिग्ध भूतकाल, सॉरी दोनों जो है अलग अलग है, ये इसको एक नहीं करना है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो हेतु मद काल मद भूतकाल, एकर में दो काम क्रिया रहे, मतलब इसमें दो काम का क्रिया रहता है, मतलब दो कार्य यहाँ पे होता है, एक काम
कर और दूसरा परिणाम कर, मतलब एक काम का सेंटेंस होता है और दूसरा जो सेंटेंस होता है वो परिणाम का होता है, और दोनों मिला करके एक सेंटेंस होता है। तो पहले क्रिया का फल दूसर क्रिया के क्रिया पर पड़ा है, मतलब पहले क्रिया का फल जो है वो दूसरे क्रिया पर पड़ता है। जैसे कि राम पढ़तल तो जरूरे पास होतल, मतलब राम पढ़ता तो जरूर ही पास होता, मतलब राम पास होता। ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि राम पढ़ता, तो मतलब इसका फल जो है यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो वही चीज़ है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल अलग चीज़ है संदिग्ध भूतकाल से। संदिग्ध भूतकाल जिसमें डाउट हो, शक हो, वो चीज़ है। हेतु हेतु मध्य भूतकाल में क्या है कि दो सेंटेंस होगा, दो मतलब दो क्रिया होगा और एक क्रिया का फल दूसरे पर पड़ेगा। तो वही लिखे हैं कि एकर में दो कामे क्रिया रहा है, मतलब दो कार्य के लिए क्रिया रहता है। एक काम कर और दूसरा परिणाम कर, मतलब एक काम के लिए और दूसरा परिणाम के लिए क्रिया रहता है। पहले क्रिया का फल, मतलब पहले के क्रिया का फल दूसरे क्रिया पर पड़ता है। जैसे राम पढ़तल तो जरूरे पास होतल, मतलब राम पढ़ता तो जरूर पास होता। अब नेक्स्ट है आवेक पहर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता आवेक, आवेक पहर। तो आवेक पहर में मतलब भविष्य काल, तो क्रियाक जौन रूप से आवेक समय कर बोध हवे, तो वही फॉर्मेट आप लीजिए, क्रियाक जौन रूप से, क्रियाक। तो ये चीज़ आप जो है यहाँ से देख लीजिए, वही से हूबहू लाइन जैसे हम लोग देखिए। हम कोशिश किए कि एक ही फॉर्मेट में रखें, और जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत चेंज हो गया है उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं कि उस फॉर्मेट में क्या होगा। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आप आराम से एग्ज़ाम में लिख सकेंगे। और आबेक पहरेक चार गो भेद है जे ईनियर है, मतलब आने वाले पहर का मतलब भविष्य काल का चार। तो चार को चार ना लिख के यहाँ पे चार लिखते हैं। चार गो भेद है, चार भेद है जे ईनियर है, ईनियर मतलब निम्नलिखित है। समाइन भविष्यत, तो जैसे कि वहाँ पे आपका समाइन वर्तमान, फिर समाइन भूत, तो उसी प्रकार से समाइन भविष्यत। तो जोन क्रियाक रूप से या फिर क्रियाक जोन रूप से, हम लोग शुरू से वही पकड़ के आए क्रियाक जोन रूप से, तो ये लिखिएगा क्रियाक जोन रूप से ई पता चले है कि काम आवक पहरे हैवत, मतलब काम जो है आने वाले समय में होगा। उ समाइन भविष्यत काल कहा है, उसी को हम लोग सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम मतलब हम काइल रांची जाइब, हम कल रांची जाएंगे, तो जाएंगे जाइब, तो अभी गए नहीं कल जाएंगे। सेकंड है चल चलित भविष्यत काल, तो जो चल रहा है रेगुलर। तो जोन क्रिया के रूप से ही पता चले है कि मतलब क्रिया के जोन रूप से ये पता चले है कि भविष्य काल में काम चलते रहत, मतलब भविष्य काल में काम जो है वो चलता रहेगा, मतलब भविष्य काल में शुरू होगा और वो बहुत समय तक चलता ही रहेगा। ऊ चल चलित भविष्यत काल कहायत, जैसे राम काम करते रहत, मतलब राम काम करते रहेगा, राम काम करता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है संभाव्य भविष्यत काल, मतलब जिसमें पॉसिबिलिटीज़ हो, कन्फर्मेशन नहीं, पॉसिबिलिटीज़ की बात है यहाँ पे। तो अब इसको पढ़ते हैं। क्रिया के जोन रूप से, देखिए इसको बदल दिया गया है, जोन क्रिया के रूप से, जोन क्रिया के रूप से ये भी लिख सकते हैं, या फिर क्रिया के जोन रूप से ई पता चले है, मतलब ये पता चलता है कि आवेक पहरे, मतलब आने वाले समय में काम हवे हवे काम हवे पायरेक संभावना है, मतलब काम हो जाने का संभावना है। तो वो संभाव्य भविष्यत काल कहा है, तो वो क्या कहलाता है आपका संभाव्य भविष्यत काल। जैसे वो आवे पारे, मतलब वो आ सकता है। फिर है हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल, तो जिस तरह से हेतु हेतु मध्य भूतकाल था, तो सेम यहाँ पे भी होगा कि दो क्रिया होगा, एक क्रिया का फल दूसरे पर पड़ेगा। तो एकर में दो रकम क्रिया रहा है, मतलब दो प्रकार का क्रिया रहता है। एक काम कर मतलब एक काम होने का, आर दोसर परिणाम कर मतलब एक परिणाम का। पहले क्रिया फल मतलब पहले क्रिया का फल दूसर क्रिया पर पड़े है, दूसरे क्रिया पर पड़ता है। जैसे राम पढ़तक तो जरूरे पास है तक, मतलब राम पढ़ता तो जरूर पास है तक मतलब होगा, तो जरूर पास करेगा। फिर है नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक कारक, तो हम लोग काल को कंप्लीट कर लिए हैं।
तो देखिए काल अपने आप में बड़ा टॉपिक हो जाता है। आपको अगर आप सब लिखना चल जाइएगा, भेद का भी भेद लिखिएगा तो आपको समय बहुत लग जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि भेद का डेफिनेशन नहीं लिखना है, नाम लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा। जो मेन भेद है उसका सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है कारक। तो कारक का पहले हम लोग हिंदी पढ़िए, फिर आपको खोटा समझ में आएगा। तो कारक के लिए क्या पढ़ते हैं? व्याकरण में वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध बताने वाले को कारक कहा जाता है या फिर कारक कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में क्या होता है कि जो भी एक सेंटेंस है उसमें संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम और उसका संबंध किसके साथ? क्रिया के साथ। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसके साथ? क्रिया के साथ। तो क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध बताता है उसी शब्द को हम लोग कारक कहते हैं। तो उसी को हम लोग अब खोटा में देखिए। व्याकरण वाक्य में, मतलब कि व्याकरण वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, मतलब संज्ञा या सर्वनाम कर संगे, मतलब इनके साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रियाक, मतलब कि क्रिया का, संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का नारजोर का होता है संबंध। इसको आप याद रखिए कि संबंध को खोटा में नारजोर कहते हैं। तो नारजोर बतवैया मतलब बताने वाले को, तो नारजोर बतवैया के कारक कहल जाते हैं, मतलब कारक कहा जाता है। तो ऐसा शब्द, मतलब व्याकरण वाक्य में ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध बताता हो उसी को हम लोग कारक कहते हैं। जैसे राम कुकुर के पैना से मारल। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है? राम। क्रिया क्या हो रहा है? मारना, मारल। तो यहाँ पे ये जो शब्द है के, से, इन्हीं को हम लोग कारक कहते हैं। और कारक के 8 भेद है जो आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है। कारक के 8 भेद है जो इन है, मतलब नीचे जो है वो। तो जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो बस वही है यहाँ पे भी। लेकिन डिफरेंस बस ये है, जैसे कि वहाँ पे कर्ता ने, मतलब कर्ता के साथ ने लगता था, तो यहाँ पे जो खोटा में है यहाँ पे कर्ता का कोई पहचान चिन्ह नहीं होता। जैसे कि हिंदी व्याकरण में ने होता है उसका पहचान चिन्ह, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जे काम करे है, मतलब जो काम करता है उसी को कर्ता कहते हैं। खोटा में एकर कोनो पहचान चिन्ह नखे, मतलब यहाँ पे खोटा में किसी भी प्रकार का कर्ता का पहचान चिन्ह नहीं है। हिंदी में होता है ने, राम ने रावण को, तो राम ने। अब है कर्म। तो काम का फल जिस पे पड़ता है, तो कामिक फल जकर पर पड़े है, मतलब काम का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कहा है, उसको ही कर्म कहते हैं। और एकर पहचान चिन्ह, मतलब पहचान को पहचान चिन्ह के है। तो जैसे राम के, तो यहाँ पे के जो है लग गया मान लीजिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ, तो आप समझ जाइए कि ये जो है कर्म है। करण, काम करे साधन के करण कहल जाए, मतलब जिस चीज़ से काम को किया जाता है, मतलब जो साधन है उसी को। एकर पहचान चिन्ह से है, जैसे राम से, तो ये से जहाँ पे भी लगेगा आप समझ जाइएगा। संप्रदान, जोन संज्ञा खातिर काम करल जाए, मतलब जिस संज्ञा के लिए काम किया जाता है, मतलब जिसके लिए काम किया जाता है वही आपका संप्रदान है। एकर पहचान चिन्ह, इसका पहचान चिन्ह क्या है? ले है, खातिर है, ले या खातिर जो भी समझे ये है। जैसे राम खातिर, मतलब राम के लिए। आपादान, संज्ञा से संज्ञा के फर्क है, मतलब इसमें अलग होने की बात की जाती है। तो जैसे कि धनुष से तीर का छूटना, तो तीर जो है धनुष से अलग हो रहा है, तो धनुष से तीर, तो से जो है वो आपका आपादान में आएगा। तो संज्ञा से संज्ञा के फर्क हुए क्रिया के आपादान कहल जाए, मतलब कि जिसमें संज्ञा से संज्ञा का अलगाव का बोध हो उसी क्रिया उसी को आपादान कहा जाता है। एकर पहचान चिन्ह से है, इसका पहचान चिन्ह क्या है? से है। जैसे इसमें और लिखा है एक लाइन, एकर में अलगाव के बोध हवे है, मतलब इसमें अलगाव का बोध होता है, अलग होने का। गाछ से पत्ता गिरो हो, तो गाछ से, यहाँ पे से पत्ता, ये अलग हो रहा है गाछ से। नेक्स्ट आपका संबंध। तो संज्ञा से संज्ञा के नारजोर करवैया, तो मतलब संबंध बताना है, तो किसका किससे?
तो संज्ञा का संज्ञा से या फिर संज्ञा का सर्वनाम से, तो संबंध बतवैया या फिर करवैया के संबंध कहल जाए। एकर पहचान चिन्ह क, एक, कर और र है। तो जैसे रामेक मतलब एक हो गया, हमर र हो गया, तोर रो हो गया, ओकर मतलब र हो गया। तो ये सभी आपका संबंध बताता है। फिर आता है अधिकरण, जोन जगह पर या समय में क्रिया होवे है, मतलब जिस जगह पर कार्य हो रहा है या फिर जिस समय में हो रहा है तो क्रिया हवे है, वो अधिकरण कहा है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिकरण। और इसका पहचान चिन्ह क्या है, ए या अय, जे संज्ञा संगे जुट है। लेकिन आपको ये पहचान चिन्ह सबका याद रखना होगा, लिख के याद रख लीजिएगा आप लोग। संबोधन, संज्ञा के संबोधन करे के संबोधन कारक कहल जाए, मतलब संज्ञा का संबोधन करने के शब्द को संबोधन कारक कहा जाता है। और इसका पहचान चिन्ह क्या है, हे, अरे, अगे। तो एकर पहचान चिन्ह कर बादे संबोधन चिन्ह, संबोधन चिन्ह ये वाला लगवल जा है। जैसे हे राम, तो यहाँ पे हे क्या है, संबोधन है। तो कारक, अब यहाँ पे देखिए आपका उदाहरण है, कर्ता, ये आपका ये पूरा कर्ता का लाइन है। चिन्ह ये आपका पहचान चिन्ह है। संज्ञा ये होगा और सर्वनाम ये होगा, ठीक है। तो कर्ता जैसे हिंदी में होता है ने, चिन्ह होता है ने, लेकिन खोठा में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसमें खाली जगह। कर्म के, तो आप यहाँ समझिए, संज्ञा में अगर लिखेंगे तो राम के, और सर्वनाम में अगर लिखेंगे तो हमरा, तोरा, ओकरा, ये सब लिखेंगे हम लोग। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ के याद रखने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है विशेषण। विशेषण क्या है, तो जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताता है, विशेषता बताता है, उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण बतवैया शब्द के, मतलब गुण बताने वाले शब्द को विशेषण कहल जाए, मतलब विशेषण कहा जाता है। जैसे करिया घोड़ा, घोड़ा तो संज्ञा है, लेकिन घोड़ा जो है करिया है, मतलब काला रंग का घोड़ा है, तो ये इसकी विशेषता है। तो करिया जो है रंग को बता रहा है और उसकी विशेषता है, तो करिया विशेषण कहलाएगा। फिर आता है प्रविशेषण, तो जो विशेषण का विशेषता बताए, तो जोन शब्द विशेषण कर विशेषता बतावे है, मतलब विशेषण का विशेषता बताता है, ओकरा प्रति विशेषण या फिर प्रविशेषण कहल जाए। जैसे ऊ बड़ी तेज कूद है, तो देखिए ऊ तेज कूद है, तेज अपने आप में विशेषण है कि तेज गुण है कूदने का। अब तेज में भी एक लग गया बड़ी, तो तेज को और मतलब क्या करते हैं, एग्जाजरेट कर दिया गया, तो ये आपका बड़ी जो है विशेषण का विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे तेज विशेषण है और बड़ी जो है वो प्रविशेषण है। विशेषण के 4 गो भेद है, यहाँ पे 4 भेद है जो ई नियर है, मतलब निम्न प्रकार से है। गुणवाचक, तो गुणबोधक, जोन शब्द से गुण अथवा दोष कर बोध हो गए हैं। जैसे गुण दोष, जैसे रंग रूप हो गया, दशावस्था आकार प्रकार कर बोध हो गए हैं। गुण दोष या फिर रंग रूप या फिर दशावस्था आकार का बोध होता है, वो गुण बोधक विशेषण है। जैसे लाल फूल, लाल रंग बता रहा है। गोल चेहरा, ये आपका आकार बता रहा है। बूढ़ा आदमी, बूढ़ा जो है अवस्था बता रहा है। गणती सूचक, मतलब जिससे काउंटिंग हो, तो संज्ञा गणती बतवैया शब्द के, मतलब जो संज्ञा का गिनती बताता है, गिनती को यहाँ पे गणती लिखते हैं। गणती बतवैया बताने वाले शब्द को गणती सूचक विशेषण कहल जाए। जैसे 4 गो घोड़ा, तो यहाँ पे घोड़ा कितना है, 4 गो। 6 गो छगरी, छगरी कितना, छगरी मतलब बकरी होता है, बकरी कितना है, 6 गो। तो ये आपका काउंट बता रहा है, नंबर बता रहा है, तो आपका गणती सूचक होगा। अब है नाप जोक, ये है नाप जोक, नाप जोक बोधक, तो जोन शब्द से नाप जोक कर पता चले है, वो नाप जोक बोधक विशेषण है। जैसे 4 सेर चाउर, मतलब 4 सेर चावल। 10 हाथ साड़ी, मतलब 10 हाथ साड़ी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि साड़ी जो है वो कितना लंबा होना चाहिए, चावल जो है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे नाप का पता चलता है, माप तोल का पता चल रहा है। तो ये होगा आपका नाप जोक बोधक सर्वनाम विशेषण। अब है आपका सार्वनामिक विशेषण। जखन सर्वनाम कौन हो, तो इसका हिंदी पहले जान लीजिए, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे देखिए सार्वनामिक, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये शब्द है सर्वनाम।
तो अगर संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम जुटता है तो उसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो जखन सर्वनाम मतलब जब सर्वनाम कोन्हों संज्ञा के पहले जुटे, मतलब किसी संज्ञा के पहले जुटता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहा है। तो उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे हमर घर, घर क्या है? संज्ञा, और घर के पहले क्या जुटा है? हमर। हमर क्या है? आपका सर्वनाम है। तो सर्वनाम कहाँ जुटा? संज्ञा के पहले। तो यहाँ पे जो हमर है ये आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे तोर कलम, तो कलम है संज्ञा और इसके पहले क्या जुटा? तोर। तोर क्या है? आपका सर्वनाम। तो इस सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। अब है उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि व्याकरण का लास्ट टॉपिक है। तो उपसर्ग एगो खेचा, खेचा मतलब इनकम्प्लीट, जिससे मीनिंग जो है आपका क्लियर नहीं होगा। तो खींचा या फिर कच्चा या फिर जैसे रूढ़ शब्द होता है उस प्रकार से। तो एक खींचा शब्द है जो कोनो शब्द कर शुरू में जोड़कर, तो जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नावा शब्द बनवल जाए। सॉरी, हम अभी बोल दिए रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द नहीं, रूढ़ अलग चीज़ है। जोड़कर नावा शब्द बनवल जाए मतलब किसी शब्द के पहले जुड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है जिसका मतलब भी अलग हो सकता है, तो उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या है? एक खींचा मतलब खींचा शब्द, ये भी लिख सकते हैं आप, खींचा शब्द भी लिख सकते हैं, खींचा भी लिख सकते हैं अगर खींचा में अगर दिक्कत हो रहा है आपको। मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट शब्द है, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता, लेकिन अगर किसी शब्द के पहले जुड़ेगा तो उसका अर्थ जो है बदल देगा। तो जैसे बिन, बिन जो है ये आपका उपसर्ग है और ये जुड़ा है जाइल के पहले। जाइल का मतलब होता है जाना या फिर जाना या जो भी है। तो जाना के पहले बिन लग गया तो बिन जाइल, मतलब यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। यहाँ पॉजिटिव सेंस था जाना, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव हो गया कि नहीं जाना। इसी तरह प्रत्यय है आपका। प्रत्यय एगो खेचा शब्द है, प्रत्यय भी वही है, खींचा शब्द है, इनकम्प्लीट शब्द है। जो कोनो शब्द कर आखिरी जोड़कर, मतलब जो किसी शब्द के आखिरी में जोड़ करके नावा शब्द बनवल जाए, मतलब नया शब्द बनाया जाता है। जैसे बूढ़ा जो आरी, बुढ़ारी। छव्वा जोड़ वैन, तो छवैन। अब देखिए उपसर्ग और उससे बना हुआ शब्द, जैसे बिन, बिन से बन जाएगा बिनजाइल। तर से तरहात या फिर तरगत। हर से बन जाएगा आपका हर साथ या हर बार। अध से हो जाएगा अध पाकल, मतलब आधा पका हुआ या फिर अध कचरा। अन से हो जाएगा अनजान। हेट से बना सकते हैं हेट गढ़ा, हेट टोला। पैत से बन सकता है पैत बछर, पैत दिन। भैर से हो जाएगा भैर पेट या फिर भैर मुँह। पैत बछर का मतलब क्या हुआ कि हर साल। पैत दिन का मतलब हर दिन। भर पेट मतलब भरा हुआ पेट। भैर मुँह मतलब भरा हुआ मुँह। हेट गढ़ा मतलब नीचे देखने वाला। हेट टोला मतलब नीचे वाला टोला। तो इस तरह से उपसर्ग का उपयोग करके नया नया शब्द बनाया जाता है। सेम प्रत्यय का भी आप लोग कर सकते हैं। प्रत्यय का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको अलग से करवा देंगे। तो प्रत्यय का हम लोग यहाँ पे भी देखे थे, जैसे महतो जोड़ वैन, महत्वैन। जैसे यहाँ पे आप देखिए पढ़ जोड़ एक, तो एक प्रत्यय है, पढ़ेक हो गया। लिख जोड़ एक, लिखे, तो एक प्रत्यय हो गया। जाय जोड़ एक, जायक। तो ये सभी आपका प्रत्यय ही है, तो अलग से नहीं लिखा गया है। तो इसका मतलब ये मत समझिए क्या कि नोट्स में नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हाँ दूसरे जगह पे है। जैसे आदमी जोड़ वैन अगर जोड़ेंगे तो आदमी ऐन हो जाएगा। गैयन हो जाएगा, गाय जोड़ ईयन। किताब जोड़ ईयर ऐन हो जाएगा, कितबैन हो जाएगा। तो ये सब है, प्रत्यय ही है आपका। तो ये 4-5 एग्जाम्पल आप उठा के यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर सिलेबस को देखें तो खोटा भाषा और व्याकरण से संज्ञा था, तो संज्ञा हम लोग पढ़ लिए। सर्वनाम भी पढ़ लिए, वचन भी हो गया, पुरुष लिंग भी हम लोग पढ़ लिए, काल हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय और कारक। पुरुष को आप लोग अलग से नहीं पढ़ना है, हम लोग प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष जो है वही है, और इससे क्वेश्चन आने की क्या संभावना होगी, कुछ है ही नहीं इसमें। तो आपका टोटल टॉपिक जो हम लोग कवर कर लिए, और ये यहाँ से आपका एवरेज 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका 28 मार्क्स जो है ये आपका सिंपल सा टॉपिक जो आपका लगभग 1 घंटा का है ये आपको दे देगा। अब हम लोग का लगभग 1 घंटा का वीडियो होगा जिसमें हम लोग बाकी के सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे, ये वाला पोर्शन, और धीरे धीरे हम लोग
सभी को ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास कैसा लगा आपको ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा, ताकि अगर कुछ सुधार करनी होगी तो वो हो जाए। और अगर अच्छा है तो फिर वो हमको वो भी बताइएगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, ताकि अगले वीडियो को और खुशीपूर्वक हम बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।